रानी ने सार्वजनिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। स्कॉलरशिप पर पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों को ट्यूशन देती और त्योहारों पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बेचती। वो जानती थी कि बड़े शहर में दाखिला होना आसान नहीं होता, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी और वो इसमें पीछे नहीं हटने वाली थी। इसीलिए आज वो इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू के लिए गेट पर कदम रखा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? तो रानी ने झिझकते हुए कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। गार्ड की आंखों में संशय था, लेकिन जब उसने वो इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाया तो गार्ड ने फ़ोन किया और फिर उसे लॉबी में जाने दिया। लॉबी में घुसते ही रानी को महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। सभी उम्मीदवार महंगे कपड़े, चमकते जूते और हाई एंड गैजेट्स के साथ अपने अपने फोल्डर संभाले खड़े थे। तभी रानी के कपड़े और पुराने झोले को देखकर कई निगाहें उसकी तरफ मुड़ी। कुछ ने नाक सिकोड़ ली, कुछ मुस्कुराए और फिर किसी ने तेज आवाज़ में कहा, ओ, शायद हाउसकीपिंग वालों की इंटरव्यू भी आज ही है। कुछ लोग हंसे। एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, नाम क्या है तुम्हारा? रानी। ओ, रानी बनना आसान नहीं है, जानती हो ना, ये कंपनी गरीबों को नहीं रखते हैं। उसका नाम रवीना देशमुख था, कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की बेटी। इस जॉब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी। रानी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों की परवाह किए बिना आगे बढ़कर रिसेप्शन पर अपना नाम दर्ज कराया। क्या आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर है? रिसेप्शनिस्ट ने संदेह से पूछा। तो रानी ने झोले में एक तय किया हुआ थोड़ा गीला कागज निकाला। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ध्यान से देखा, फिर फ़ोन पर किसी को कॉल किया। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला, अर्जुन मल्होत्रा। सब लोग एकदम शांत हो गए। सारे उम्मीदवार अपनी जैकेट सीधी करने लगे। अर्जुन मल्होत्रा की नज़र पूरे कमरे में घूमी और कुछ सेकंड के लिए वो रानी पर ठहर गई। उसके हालात को देखते रहे, लेकिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सीधा रिसेप्शन की तरफ गए और बोले, उसे अंदर भेजो। लेकिन सर, रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहना चाहा, पर अर्जुन मल्होत्रा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, उसे अंदर भेजो। ये सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। रवीना के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। रानी कुछ कह नहीं पाई। वो बस चुपचाप सिर झुकाए मैनेजर की फीट को जाते हुए देखती रही। फिर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। उम्मीदवारों के चेहरे बदल चुके थे। जहां पहले हंसी थी, अब जलन हो रही थी। कुछ अब उसे गंभीरता से देखने लगे, कुछ अब भी शक की निगाहों से। रानी के मन में भूचाल था। ये क्या हुआ? ये आदमी कौन है जिसने बिना एक सवाल पूछे उसे वो अधिकार दे दिया जिसे बाकी लोग छीनने आए थे? पर उसने खुद से वादा किया, यहाँ तक आ गई हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। चाहे जितने सवाल हों, जितना तिरस्कार हो, मैं जवाब दूंगी, मैं नहीं भागूंगी। और तभी इंटरकॉम से आवाज़ आई, मिस रानी जोशी, प्लीज़ कम। वो उठी, अपने पुराने झोले को कंधे पर टांगा और दरवाज़ा खोला। अंदर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतज़ार कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा बंद होते ही रानी को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। चमचमाती टेबल, दीवारों पर डिजिटल स्क्रीन, सामने बैठी 5 सदस्य चयन समिति, सभी के चेहरों पर कठोरता और पेशेवर संदेह की परछाई थी। अर्जुन मल्होत्रा बीच में बैठे थे। तभी रानी ने सिर झुकाकर नमस्ते किया
और अपने स्थान पर बैठ गई। उसके कपड़े अब भी गीले थे और उसके झोले से अब भी बारिश की बूंदें टपक रही थी, मगर उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसके भीतर जोश था कुछ साबित करने का। तभी एक महिला पैनलिस्ट ने कहा, मिस रानी जोशी, वी होप यू आर प्रिपेयर्ड। तो रानी ने हिंदी में जवाब दिया, जी मैं तैयार हूँ। स्लाइड शुरू हुई। रानी लैपटॉप नहीं लाई थी, ना ही कोई प्रेजेंटेशन टूल। उसकी स्लाइड्स एक पेन ड्राइव में थी, जिसे उसने सामने रखी स्क्रीन में लगा दिया। स्क्रीन पर पहला स्लाइड आया, सफ़ेद बैकअप ग्राउंड पर सिर्फ 2 शब्द, मानव मूल्य। कमरे में खामोशी छा गई। तभी रानी बोली, सर, मैम, मेरा विचार है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी उसके कर्मचारी होते हैं। हम जितना ध्यान अपने ग्राहकों पर देते हैं, उतना ध्यान हमें उन लोगों पर देना चाहिए जो हमारे साथ रोज़ काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस ग्रुप में एक होप फंड बनाया जाए, एक ऐसा फंड जहां कर्मचारी स्वेच्छा से योगदान करें, जिससे ज़रूरतमंद साथियों की मदद हो सके। मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा या पारिवारिक संकट में ये फंड उनका सहारा बने। एक पुरुष पैनलिस्ट ने सर हिलाया और बोला, इससे कंपनी को क्या लाभ होगा? तो रानी बिना डरे बोली, सर, जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि कंपनी सिर्फ उनसे काम नहीं लेती बल्कि उनका साथ भी देती है, तो वफादारी, प्रेरणा और टीम भावना कई गुना बढ़ जाती है। रवीना, जो पिछली सीट पर बैठी थी, वो मुस्कुराई। बहुत भावुक भाषण है, लेकिन लगता है तुमने कंपनी को एनजीओ समझ लिया है। कुछ लोग हंसे, मगर रानी की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, मैम, भावना ही हमें इंसान बनाती हैं और इंसान ही कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन मल्होत्रा अब तक चुप बैठे थे। उन्होंने पहली बार कहा, मिस रानी जोशी, आप बहुत आत्मविश्वास से बोलती हैं। क्या आपने पहले कभी कारपोरेट माहौल में काम किया है? नहीं सर, रानी ने साफ कहा, मैंने कॉलेज के बाद सीधा जॉब नहीं किया, लेकिन मैंने हर दिन कुछ नया सीखा है। कंप्यूटर, अंग्रेजी रिपोर्टिंग, सब कुछ ऑनलाइन सीखा। और सबसे बड़ा पाठ मैंने अपने गांव से सीखा, जिंदगी कैसे जी जाती है। बात खत्म होने पर कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर एक पैनलिस्ट ने फाइल बंद की और कहा, ठीक है, हम परिणाम आपको मेल से भेजेंगे। रानी ने सर झुकाकर धन्यवाद कहा और बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी आवाज़ आई, 1 मिनट। ये आवाज़ अर्जुन मल्होत्रा की थी। सभी की नज़र उनकी तरफ गई। मिस रानी जोशी, आप यहीं रुकिए, बाकी उम्मीदवार जा सकते हैं। बाहर बैठे उम्मीदवार हैरान हो गए। रवीना का चेहरा फीका पड़ गया। तभी बिना समय गवाए अर्जुन मल्होत्रा ने एचआर हेड को बुलाया और कहा, रानी जोशी को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के तौर पर नियुक्त किया जाए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ काम करे, मेरी असिस्टेंट के रूप में। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। रानी अवाक रह गई। उसने धीरे से कहा, सर, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बिल्कुल सर, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं असिस्टेंट की भूमिका के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने जो आज कहा वो सिर्फ एक सपना था। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचूँ जहाँ लोग कहें, ये लड़की सच में इस लायक है। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि मुझे ये पद दया से मिला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मल्होत्रा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मुस्कुराए। ठीक है, तुम जहाँ से चलना चाहो वहीं से शुरू करो, लेकिन ये तय है कि तुम यहाँ की हवा बदलने आई हो। रवीना ने अपने दांत भींच लिए। उसे पहली बार लगा कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी। रानी ने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए अपने मन में दोहराया, मिट्टी के घरों में भी
सपनों की दीवारें खड़ी की जा सकती हैं अगर नींव सच्चाई से बनी हो। अगले दिन रानी ने ऑफिस ज्वाइन किया तो उसे लगा जैसे उसने एक नया जीवन शुरू किया हो। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंची, कॉन्फ्रेंस रूम की कुर्सियां ठीक की और रिसेप्शन से चाय की ट्रे लेकर मीटिंग रूम में ले आई। बिना किसी को कहे वो समझती थी कि ये उसका काम नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव से होती है और सेवा भावना ही उसकी नींव थी। उसकी डेस्क मुख्य प्रोजेक्ट टीम के पास थी, जहां बैठने वालों के पास बड़ी डिग्रियां थी, लेकिन उसका कान हर बात पर होता था। जब भी कोई जटिलतर इस्तेमाल करता वो तुरंत नोटबुक में लिख लेती और शाम को गूगल पर उसका अर्थ ढूंढती। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा थी, ऑफिस के शिष्टाचार से लेकर एक्सेल की शॉर्टकट कुंजियां तक। लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने खुद से वादा किया कि हर दिन कुछ सीखूंगी, लेकिन उसकी सफलता की राह आसान नहीं थी, खासकर तब जब रवीना देशमुख जैसा कोई व्यक्ति इस ऑफिस में मौजूद हो। रवीना पहले दिन से ही रानी को नज़रअंदाज करती रही, मीटिंग में उसे टोकती, हर सुझाव पर तंज कसती और उसके काम में कमियां ढूंढने की कोशिश करती, मगर रानी हर बार विनम्रता से मुस्कुराती, कोई शिकायत नहीं करती। वो जानती थी कि ताज जीतने से पहले कांटे जरूर चुभेंगे। एक दिन लंच ब्रेक में जब ज़्यादातर कर्मचारी कैफेटेरिया में थे, तभी रवीना और रानी प्रिंटर के पास आमने सामने आ गई। तो गांव की महारानी, कैसा लग रहा है इस महल में काम करके? रवीना ने तंज कसा तो रानी उसके ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखती तो तुम जिंदगी भर ही रहोगी, लेकिन कुछ लोग सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए पैदा होते हैं, रवीना ने व्यंग्य से कहा। तो रानी चुप रही। वो समझ गई थी कि बहस करना व्यर्थ है। लेकिन उसी शाम जब सभी लोग एक बड़े क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगे थे, तब एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। अगली सुबह की मीटिंग में दिखाई जाने वाली क्लाइंट के एग्रीमेंट पेपर गायब थे। पूरा प्रोजेक्ट टीम हक्का बक्का रह गया। फाइल कहाँ गई, किसके पास आखिरी बार थी? एचआर ने तुरंत इंक्वायरी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, किसी की स्पष्ट तस्वीर नहीं थी, लेकिन फाइल आखिरी बार रानी के डेस्क के पास देखी गई। जब उसके डेस्क का लॉक खोला गया तो फाइल वही मिली, उसके झोले के नीचे। ये देख सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन नज़रें बोल देती हैं। उनकी नज़रों में शक था, तिरस्कार था और कहीं कहीं सहानुभूति भी। रानी को सिक्योरिटी ऑफिस बुलाया गया। रानी, हमें यकीन नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया है या गलती से, एचआर मैनेजर ने कहा। लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं होती, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। रानी के गले में कुछ फंस गया। उसे बोलना था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मेरी अनुपस्थिति से ऑफिस का भरोसा बना रहता है तो मैं दूर रहूंगी। वो अपने डेस्क से चुपचाप निकली। रवीना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रानी घर पहुंची तो माँ ने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ है। माँ के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं माँ, बस काम थोड़ा रुक गया है। उस रात वो सो ही नहीं सकी। उसके मन में सवाल थे, क्या उसका सपना यही ख़त्म हो जाएगा? क्या ईमानदारी कभी जीत पाएगी? सुबह होते ही वो दोबारा ऑफिस गई, पर इस बार अर्जुन मल्होत्रा से मिलने। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर मीटिंग में हैं। तो रानी ने जवाब दिया, मैं इंतज़ार करूंगी। वो लॉबी में बैठी रही। 1 घंटे, 2 घंटे। अर्जुन मल्होत्रा मीटिंग से बाहर आई तो उसे देखकर ठिठक गई। तभी रानी ने कहा, सर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा ने उसे अपने केबिन में बुलाया।
मैंने कुछ नहीं किया सर, रानी ने कहा। मुझे नहीं पता वो फाइल मेरे डेस्क में कैसे पहुंची, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैंने कंपनी से कोई छल नहीं किया है। अर्जुन मल्होत्रा उसे देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इंटरकॉम पर एक आदेश दिया, सारे फ्लोर की कल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। रानी ने आंखें झुका ली। अर्जुन मल्होत्रा की आंखों में संदेह नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। मैं सच खोज लूँगा रानी, लेकिन जब तक वो सामने आता है, क्या तुम अपने विश्वास को बनाए रख सकोगी? रानी ने सीधा देखा। सर, मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर विश्वास नहीं बचा तो मैं क्या लेकर जीऊँगी? अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, सच को वक्त तो लगता है, लेकिन वो कभी हारता नहीं। रानी ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में खड़ी रवीना ने उसे जाते हुए देखा, पर उसकी आंखों में अब मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि अस्थिरता थी। उसे डर था, शायद ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अर्जुन मल्होत्रा के ऑफिस में वो दिन असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस खामोशी के नीचे एक जांच की लहर चल रही थी। फाइल गायब होने की घटना ने कंपनी की आंतरिक ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला था। दूसरी ओर रानी अपने छोटे से घर में बैठी लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसकी माँ ने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन रानी की भूख जैसे कहीं खो गई थी। घर के कोने में रखे मिट्टी के दिए और बर्तन उसे उसके गांव की याद दिला रहे थे, जहां जीवन कठिन था, लेकिन दिलों में संदेह नहीं था। अगले दिन पूरी कंपनी को टाउन हॉल में बुलाया गया। अर्जुन मल्होत्रा मंच पर खड़े हुए और बोले, हमें लगा कि हमारे सिस्टम ने सब देख लिया है, लेकिन सच ये है कि कुछ नज़रें मशीन से भी तेज होती हैं। फुटेज स्क्रीन पर चली। जूम इन करके सबने देखा तो एक आकृति जो रानी की डेस्क के पास गई और फिर फाइल रखी। चेहरा स्पष्ट हुआ, रवीना देशमुख है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रवीना ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर बोले, अगर रानी जैसी लड़कियां झूठी होंगी तो इस देश की सच्चाई क्या होगी? रानी पीछे बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में गर्व था। उस दिन रानी को कोई प्रमोशन नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन पहली बार कंपनी के हर कोने में लोग सिर्फ एक नाम ले रहे थे, रानी जोशी। टाउन हॉल के उस दिन के बाद पूरा ग्रुप जैसे बदल गया था। लोग फुसफुसाते नहीं थे, अब खुलकर बात करते थे। क्या सच में वो रवीना ही थी? रानी इतनी शांत थी, लेकिन इतनी मजबूत निकली। रवीना देशमुख को अर्जुन मल्होत्रा ने निलंबित कर दिया था, लेकिन कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया था। रानी उस दिन के बाद फिर से ऑफिस आने लगी। उसकी चाल में अब भी वही विनम्रता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी, जैसे आंसू बहाकर वो अब पूरी तरह साफ हो चुकी हो। लंच ब्रेक में कई लोग अब उसके पास बैठते, उससे बातें करते, उसकी कहानी जानना चाहते, लेकिन रानी सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मैं कोई कहानी नहीं हूँ, मैं बस वो लड़की हूँ जो झूठ से नहीं डरी। अगले दिन अर्जुन मल्होत्रा ने रानी को अपने केबिन में बुलाया। बैठो, उन्होंने कहा, तो रानी चुपचाप बैठ गई। तुम जानती हो, रवीना के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे एक मौका और मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? रानी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, सर, रवीना ने जो किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं था, उसने एक पूरे सिस्टम को झूठा साबित करने की कोशिश की। अगर वो सिर्फ मेरे खिलाफ होती तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन उसने हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो ईमानदारी से इस कंपनी में काम करता है।
तो तुम चाहती हो कि हम उसे निकाल दें? अर्जुन मल्होत्रा ने कहा। तो रानी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि वो खुद महसूस करे कि उसने क्या खोया है। मैं चाहती हूँ कि उसे समझ में आए कि किसी की छवि खराब करने से खुद की छवि कभी नहीं बनती। अर्जुन मल्होत्रा ने गहराई से उसकी बात सुनी, फिर बोले, अगले हफ्ते एक कंपनी टाउन हॉल और होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें बोलो, सबके सामने, साफ और स्पष्ट। रानी ये सुनकर चौंक गई। लेकिन मैं तो, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है रानी, और सच्चाई को भाषण की ज़रूरत नहीं होती, बस एक मंच की ज़रूरत होती है। अर्जुन मल्होत्रा ने उसके बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो रानी ने हाँ में सिर हिलाया। एक सप्ताह बाद टाउन हॉल में कर्मचारियों की भीड़ पहले से कहीं ज़्यादा थी। अब ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये बन गया था एक प्रतीक बदलाव का, नई सोच का। अर्जुन मल्होत्रा मंच पर आए और संक्षिप्त भाषण के बाद कहा, अब मैं आमंत्रित करता हूँ उस लड़की को जिसने हमें याद दिलाया कि सच्चाई छोटी नहीं होती और ना ही उसका रास्ता आसान होता है, मिस रानी जोशी। ये सुनकर तालियां बजी, लेकिन रानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वो इतने लोगों के सामने बोलने जा रही थी। वो मंच पर पहुंची, माइक संभाला और फिर बोली, आप सबने मेरी कहानी सुनी, लेकिन आज मैं अपनी नहीं, हमारी बात करना चाहती हूँ। जब मैं इस कंपनी में आई तो बहुत से लोगों ने मेरे कपड़े, मेरी भाषा, मुझे गांव से देखकर मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे कमज़ोर समझा, दया का पात्र समझा, या बस एक गलती समझा। लेकिन मेरी माँ ने एक बात सिखाई, अगर मिट्टी गीली हो तो उसमें पौधा उगता है, गंदगी नहीं। मुझे झूठा साबित किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया, और फिर सच्चाई सामने आई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि झूठ हार गया, सवाल ये है कि हम सब कहाँ खड़े थे जब झूठ सच पर भारी पड़ रहा था। क्या हम चुप थे? क्या हम तमाशा देख रहे थे? आज मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये कंपनी कभी किसी को उसके पहनावे, उसकी भाषा या उसकी पृष्ठभूमि से ना मापे, क्योंकि प्रतिभा का रंग नहीं होता, उसकी जात नहीं होती, उसका ब्रांड नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ हर रानी को बिना डर के अपनी सच्चाई कहने का हक मिले। ये सुनकर पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में रानी का दिल हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ था जो अब उतर चुका हो। मंच से उतरते हुए उसे दरवाजे के पास रवीना खड़ी दिखी, आंखों में आंसू, हाथ में रिजॉइन लेटर। रानी उसके पास आई, दोनों कुछ देर तक चुप रही। फिर रवीना ने धीमे से कहा, मुझे माफ़ कर सको तो करना, वरना मैं समझूंगी कि तुमने मेरे अपराध को जवाब दे दिया है। रानी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अब तुम्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही उससे बड़ी सज़ा में हो, अपने अंदर के सच के साथ। और अगर एक दिन तुम खुद को माफ़ कर सको तो शायद मैं भी कर सकूंगी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब मेरी कहानी मेरी नहीं रही, यह हर उस लड़की की है जिसने कभी खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ। उसके शब्दों में एक संकल्प था कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उस दिए को बुझा नहीं सकती जिसने भीतर से रोशनी चुनी हो। यह सुनकर रवीना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, पर कंपनी ने उसे एक मौका और दिया। अब उसके मन में न कोई जीत थी, न कोई हार, बस एक नई शुरुआत थी। और इधर रानी, वो भी सिर्फ जीती नहीं थी, बल्कि दूसरों का भी हौसला बढ़ाकर उन्हें जीना सिखा गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।